रैली के बाद उत्साह सातवें आसमान पर है और उसका बहुत बड़ा कारण है ज़्यादा संख्या में इकट्ठा होकर पिछड़ा वर्ग ने ये दिखा दिया कि इस मिशन मूवमेंट में वो हमारे साथ है। नीले कबूतर नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर के नीले बाज है, मेरी बात को याद रखना। पाखंड आडंबर का विरोध करने से जनता नाराज हो जाती है, फिर जुड़ते हैं लोग आपसे? भैया अगर नाराज हो जाती तो इतनी लोग नहीं आती। हिंदू राष्ट्र की सोच एक पागलपन है और जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं वो नादान बच्चे हैं। हमारे बच्चे कुछ दलित कमजोर वर्ग के बच्चे हैं तो उनको कह देते कि भैया धर्म का झंडा पकड़ के चलो, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। एक मर्तबा अगर चंद्रशेखर आजाद जी अगर कह दें कि हम लोग बहुजन राष्ट्र बनाएंगे तो मुझे लगता है सड़कें कम पड़ जाएंगी। बताऊं तो हकीकत में ब्रेन वॉश का अगर काम किया जाता है तो आरएसएस में किया जाता है। मैं भी पूर्व पाखंडी हूँ। पूर्व पाखंडी? पूर्व पाखंडी। पढ़ने में भी आपको ये देखना है कि उसमें कोई एंटीनाधारी वायरस का लिखा हुआ तो नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरी दुकान में भी हनुमान के नाम से पोस्टर लगे थे। जो देवता रखे थे जिनकी मैं अगरबत्ती लगाता था सुबह शाम, उनको मैंने कम से कम 3 साल तक पन्नी भर के वहीं कोने में रखा। दुकान अनिष्ट तो नहीं हो गया? अनिष्ट कैसे होगा, मेरी दुकान पहले से ज्यादा चलने लगी। अंधभक्त थे, पाखंडवाद थे बहुत ज्यादा। हमने मंदिर भी बनवाया शंकर जी का, पढ़ा मानवर साहब पढ़ा, पेरियार साहब को पढ़ा, तो नशा ऐसे दूर हो गया कि डर बिल्कुल डर खत्म हो गई। चाहते वो चाहते हैं कि नाई का बेटा बाल काटे, चमार का बेटा जूते बनाए, कुशवा का बेटा कचवाई करे। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। ये जो पीछे बहुत बड़ा सा ग्राउंड दिख रहा है, अभी कुछ ही देर पहले खचाखच भरा हुआ था, क्योंकि यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की संवैधानिक बचाओ महारैली थी। मेरे साथ केशव यादव जी हैं। दामोदर यादव जी इसी सीट से चुनाव लड़े थे और उस समय इस तरीके का माहौल भी नहीं था, फिर भी मुझे लगता 30,000 के लगभग वोट मिले थे। खैर, वोट बैंक अलग चीज़ है, मैं सांस्कृतिक परिवर्तन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस समय जो मुहिम आप लोग लेके चल रहे हैं वो सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन की है। इस रैली के बाद आपका उत्साह दुगना हुआ या फिर कुछ कमी आई? कैसा लगा रैली के बाद? रैली के बाद उत्साह सातवें आसमान पर है और उसका बहुत बड़ा कारण है कि जिस वर्ग से मैं आता हूं, जिस वर्ग से आप आते हैं, पिछड़ा वर्ग बहुत टाइम से सो रहा था। पर माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में, माननीय दामोदर यादव जी के ने जब से ये लड़ाई को अपने कंधों पे उठाया, तब से जिस तरह से पिछड़ा वर्ग एक साथ आया, इकट्ठा हुआ, यूनाइटेड हुआ, और आज रैली में बड़ी संख्या में, मतलब कम से कम आधी से ज़्यादा संख्या में इकट्ठा होकर पिछड़ा वर्ग ने ये दिखा दिया कि इस मिशन मूवमेंट में वो हमारे साथ है। इसलिए भैया मेरा तो उत्साह सातवें आसमान पर है। यहाँ से आगे 1-1.5 किलोमीटर आगे चौराहे तक भी लोग पैदल नहीं चल पा रहे थे, इस तरफ भी 1-1.5 किलोमीटर तक लोग पैदल नहीं चल पा रहे थे। फिर आप ज़्यादा जानते हैं। तो ये जो क्राउड आया, ये जो भीड़ आई, क्या था मेन पॉइंट, क्या था इस रैली में? मेन तो हमारे नेता को सुनने आते ही ये सब चंद्रशेखर आजाद जी, हम सबके को उन पर गर्व है, हम सबके गौरव हैं। उनके साथ में विनय रतन जी थे, उनके साथ में हमारे नेता रविंद्र भाटी जी थे और दामोदर यादव जी थे। तो इस जिले के लोग और इस संभाग के लोग, चंद्रशेखर भाई को तो पूरा देश ही प्रेम करता है, लेकिन अभी दामोदर यादव जी को भी जिस तरह से प्रेम मिल रहा है, और उसी लिए जो लड़ाई इन्होंने मुहिम छेड़ी है पाखंड और आडंबर के खिलाफ, तो ये जो लोग आए थे वो अपना समर्थन देके आए थे। मैं इंपॉर्टेंट बात समझना चाहता हूँ। अमूमन मैं जिस प्रदेश, उत्तर प्रदेश से आता हूँ, वहाँ भी एक नेता हैं, तो कहते हैं कि हम इसलिए नहीं चेंज हो पा रहे क्योंकि जनता चाहती है कि हम पाखंड में, आडंबर में पड़े रहें, नहीं लोग हमसे दूर हो जाएंगे। आप भी राजनीतिक जीवन में हैं, दामोदर यादव जी भी शायद इसी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तो क्या लगता है आपको पाखंड आडंबर का विरोध करने से जनता नाराज हो जाती है, फिर जुड़ते हैं लोग आपसे? भैया अगर नाराज हो जाती तो इतनी लोग नहीं आती। असल में सिर्फ इतना सी समस्या है कि जो नेता इस तरह की बात करते हैं वो अपनों को समझाना नहीं चाहते। जब आप किसी मुनसन मूवमेंट पर चलते हैं तो उसको समझाने में थोड़ा वक्त तो लगता है और मेहनत और एनर्जी लगती है, कभी कभी बहुत सारी गालियां भी खानी पड़ती हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे लोगों को समझ आता है और आया है, माननीय दामोदर सिंह यादव जी के साथ जिस तरह से समर्थन लोगों ने दिया है, इस बात से यह है कि आप तो ये देखेंगे कि आडंबर पाखंड को जल्दी ही स्वाहा करके, बहुजन मूवमेंट को खड़ा करके, पिछड़ों की, दलितों की, माइनॉरिटी की, आदिवासियों की सत्ता मध्य प्रदेश में हम आपको काबिज करके दिखाएंगे। आज एक अजब संयोग था, शनिवार का दिन था जी। तो दतिया में जहाँ हम रुके हुए थे जी, तो दतिया में शनिवार को अलग ही मामला चलता है जी, और यहाँ आगे बढ़े तो अलग ही मामला चल रहा था। उधर लोग लौटने जा रहे थे और आप लौटने वालों को जगा रहे थे इधर। भैया ये भारत है, यही भारत की संस्कृति है, खूबसूरती भी कह सकते हैं, लेकिन जो लौट रहे हैं वो सो रहे हैं।
हमारा काम लौटने वालों को जगाना है, और ना सिर्फ जगाकर शिक्षा इस स्तर तक ले जाना है कि उन्हें जगाने की आवश्यकता ना पड़े, वो जैसे जगें और बिल्कुल एनर्जेटिक जग के सीधा बोलें कि पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, साक्षर बनो, तार्किक बनो और देश को आगे ले जाने के लिए काम करो। बाबाओं को लेकर के जिस तरीके से आप बोल देते हैं, दामोदर जी बोल देते हैं, मन से जिस तरीके से बोला गया, तो कोई खौफ नहीं लगता है? क्योंकि वो बड़े वाले जो आए थे वो कह रहे थे हमारा छोटा वाला है ये, तो बड़े वाले के छोटे वाला है, तो कोई ऐसा प्रशासन से इस तरह कोई भय नहीं लगता? क्या करेंगे, हम लोग तो फक्कड़ लोग हैं। पिता किसान, पूरा परिवार किसान, किसान परिवार में जन्मे, पिता की ज़मीन मेरी कोई ले नहीं जा पाएगा जो मुझे विरासत में मिली। और रही डर की बात, तो इस दुनिया में जन्मे हैं दामोदर और केशव से जूझने के लिए मुझे विश्वास है कि हमारे चाचा, ताऊ, भाई, छोटे भाई, भतीजे, करोड़ों की संख्या में मेरा परिवार है। पहले हमसे उनसे जूझना पड़ेगा, तब हम तक आ पाएंगे, ये मुझे विश्वास है। अमूमन एक घर में जब दो भाई होते हैं, एक पाखंड विरोध में लगता है तो दूसरा भाई उससे अलग रहता है, कहते हैं वो तो अलग विचारों के हैं। लेकिन मुझे ये देख के खुशी हुई, कल मैं रात में ही इनसे मिला, यहाँ ये पूरा कार्यक्रम की तैयारियां देख रहे थे, कि दामोदर यादव जी को जिस तरीके से देखते सुनते थे, उनके भाई केशव यादव भी उन्हीं विचारों के हैं। ये बड़ी बात है। सबसे महत्वपूर्ण बात समझिए, इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, अगर आप किसी भी आंदोलन में पूरा जी जान से जुट जाते हैं तो समाज आपको वैसे ही स्वीकार करने लगता है। अगर आपके अंदर मानसिक गुलामी है तो आप उस गुलामी को समाज पर थोप कर कहते हैं समाज हमसे ये चाहता है इसलिए हम गुलामी कर रहे हैं। मेरे साथ सत्येंद्र विद्रोही जी हैं, आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं आप मध्य प्रदेश के। जितना यहाँ जन सैलाब था, मैं देख रहा था मन से, पूरा यहाँ तक पीछे तक पूरा खचाखच भरा हुआ था। कोई भी बड़ी रैली होती है आज़ाद समाज पार्टी या भीम आर्मी की, तो उसके बाद कुछ पार्टी के लोगों को तकलीफ होती है, स्वाभाविक है भाई, जो विपक्ष में होगा उसको तकलीफ होगी, तो सवाल उठना शुरू होंगे, इतनी बड़ी भीड़ हो गई, QR कोड जारी करते हैं, कहते हैं पैसा नहीं है, बड़ी रैलियां कर रहे हैं, भीड़ कर रहे हैं, तो कहाँ से साधन संसाधन कहाँ से सब जुटे? इस देश में लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा हमारी आबादी है, 100 करोड़ से ज़्यादा। एक एक रुपया आ जाएगा तो 100 करोड़ रुपये हो जाएंगे। तो पैसा लोगों से आया? पैसा लोगों से, मैं आपको मैं दिखा रहा हूँ ना, आप ये देखिए, हेलीकॉप्टर, लोग बाग कहते हैं हेलीकॉप्टर, ये हम लोग ऐसे हेलीकॉप्टर बुलाते हैं। और इसमें सबसे बड़ी खूबसूरती आप देखिए कि ये देखिए 4100 रुपये दिख रहा है, ये 5000, ये 5000, ये 14000, ये 10000, ये 5000, देखिए 10000, हाँ ये 10000, ये 8500, मतलब 20000। मतलब हेलीकॉप्टर की व्यवस्था भी यहीं के कार्यकर्ताओं द्वारा की? ये 8, ये देखिए आपको मैं बता रहा हूँ पूरा, ऐसा नहीं है। हम लोगों का पारदर्शी व्यवस्था रहती है, यदि हम लोग ही पारदर्शी व्यवस्था नहीं रखेंगे तो हमारे बच्चे गुलाम होंगे, ये सत्य है। अगर हम ईमानदारी से नहीं लड़ते हैं, जब देश में हमें इतना मजबूत लीडर हमें मिल गया है, माननीय साहब कांसी राम जी की परछाई जो है, विकल्प उनका प्रतिबिंब है, अगर उनका साथ नहीं दिया तो मैं कह रहा हूँ मेरी बच्ची को उठाकर उसका बलात्कार किया जाएगा भविष्य में, अगर हम आज साथ नहीं देंगे। मेरी ज़मीनों को दबाया जाएगा, मेरे बच्चे की मॉब लिंचिंग हो सकती है। अगर आज भी मैं आपसे कह रहा हूँ, आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, ये नेशनल जनमत के साथ मैं कहना चाह रहा हूँ, पूरे देशवासियों याद रखना, चंद्रशेखर आज़ाद जी ऐसा कोई नर चंद्रशेखर द्वारा नहीं होगा। आज से 35-40 साल तक यदि आपने साथ नहीं दिया तो ये सबसे बड़ी भूल है। जिस क्षेत्र में मैं खड़ा हूँ, यहाँ लोग बाबाओं के चरणों में लौटते हैं, चुटियाधारियों के चरणों में लौटते हैं, और आप लोग उन्हीं को रगड़ते रहते हैं। कोई डर भय नहीं रहता? नहीं, काय का डर है, ये देश संविधान से चलेगा। वो तो यही चाहते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ कि उनका जो विधान था मनुस्मृति वो लागू करना चाहते, वो चाहते हैं कि नाई का बेटा बाल काटे, चमार का बेटा जूते बनाए, कुशवा का बेटा कचवाई करे, वो काची वगैरह क्या क्या बोलते हैं, तो वो चाहते हैं। लेकिन संविधान जब से आया तो एक आदिवासी की बेटी राष्ट्रपति महामहिम बनी बेटी है, पिछड़ा वर्ग के भले प्रधानमंत्री अपने आप को कुछ भी कहे, लेकिन पिछड़ा का प्रधानमंत्री बना बैठा, पिछड़े के मुख्यमंत्री बने बैठे, तो उनको कष्ट हो रहा है कि जब हम इतने संपन्न होने के बावजूद, और एक चंद्रशेखर आज़ाद जिसमें पैसे तक नहीं थे ढंग से पढ़ने के लिए, गाड़ी घोड़ा के लिए, वो एक पार्लियामेंट में आता। और सबसे बड़ी बात, जितने वोट से बामुश्किल प्रधानमंत्री से देश का जीतता है, उतने वोटों से वो जीत कर आए। उनके खिलाफ 3 मुख्यमंत्रियों ने वहाँ पर रैली की, लेकिन फिर भी जीत गए। तो ये अब तय हो चुका है कि यहाँ पे बाहुबल धनबल से अब सरकारें नहीं बनेंगी, माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व जनबल से सरकारें बनेंगी। मेरे साथ ये कामता प्रजापति हैं। मैं मुजफ्फरनगर जब रैली में गया था, वहाँ भी इनसे मुलाकात हो गई, और यहाँ भी कामता आ गए। उम्र कितनी है कामता? मेरी सर अभी उम्र 20 साल है। 20 साल है जी।
तो मुजफ्फरनगर भी ट्रेन से पहुंचे थे हाँ मुजफ्फरनगर भी और ट्रेन- यहाँ भी ट्रेन से चले आए। हाँ यहाँ भी बाई ट्रेन आया। तो कौन सी ऐसी खास चीज़ है जो लगती है आपको आज़ाद समाज पार्टी या चंद्रशेखर आज़ाद में कि आप इतनी दूर, मुजफ्फरनगर तो 500-600 किलोमीटर पड़ा होगा और ये भी ऐसे ही 400-500 किलोमीटर दूर होगा, बांदा से चलते हो ना आप? हाँ हाँ तो बबेरू से। कौन सी प्रेरणा है जो आपको खींच के ले आती है? दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, मुस्लिम हो, कमेरा हो, नौजवान हो, बहन हो, बेटियां हो, कोई भी वर्ग हो, अगर वास्तव में उनका कोई हितैषी है तो वर्तमान की स्थिति को देखते हुए एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। उन्होंने जो आज के यूथ के अंदर एक जुनून पैदा किया है कि एक समय था सन 2000 पहले का कि हम लोगों के ऊपर अगर अन्याय अत्याचार होता था, हम लोग चल के थाने चौकी अगर जाते थे कोतवाली तो हम लोग सुनते नहीं थे, कह देते थे चलो। लेकिन आज भाई साहब ने ऐसा जुनून पैदा कर दिया है कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के जो सिपाही हैं वो जब जाते हैं गमछा डाल के तो कह देते हैं कि कांस्टेबल साहब आप साइड हो जाए, आप सीधे दरोगा जी को बुलाओ या कोतवाली प्रभारी को बुलाओ, आपसे नहीं समझ गया तो एसपीडीएम कलेक्टर को बुलाओ। ये उन्होंने युवाओं के अंदर जोश भरी है। और वास्तव में अगर आज देखें तो युवाओं के सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत काशीराम साहब के बाद, अंबेडकर साहब के बाद जितने भी हमारे महापुरुष हैं, आज अगर कोई आइडल है, अगर वास्तव में कोई हीरो है इस देश के अंदर तो वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर भाई आज़ाद हैं। तो लोग ये भी तो आरोप लगाते हैं कि अपना जोशीला भाषण देते हैं तो युवा भड़क जाते हैं उससे। वो वास्तव में जोशीला भाषण रहता है लेकिन वो फैक्टफुल बातों पे रहता है। और आपके ये धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं तो वो ऐसे करके भड़काते रहते हैं कि खुद के बच्चों को तो पढ़ाएंगे अच्छे खासे स्कूल में और हमारे बच्चे को जो दलित कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं तो उनको कह देते कि भैया धर्म का झंडा पकड़ के चलो। वो कहते हैं हम ये यात्रा निकालेंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मैं कहता हूँ कि अगर एक मरतबा अगर चंद्रशेखर आज़ाद जी अगर कह दें अपनी आवाम से कि हम लोग बहुजन राष्ट्र बनाएंगे तो मुझे लगता है सड़कें कम पड़ जाएंगी। और जो शासन प्रशासन है उनकी बस की बात नहीं है। आखिरकार मैं यहाँ क्यों आया, उसके पीछे का कुछ खास रीज़न रहा। मैं सन 2012-14 से एक गांव से निकल के अपने बबेरू विधानसभा आया, मैं वहाँ आया अपने बबेरू लोकल तहसील में, ब्लॉक में। अभी करते क्या हो? मैं पढ़ाई करता हूँ। कौन सी क्लास में हो? मेरा बीए का फाइनल ईयर है और एंट्रेंस चल रहा है एलएलबी का। तो मैं आर्मी से जुड़े हुए हो? हाँ, मैं पदाधिकारी हो? मैं कोई पदाधिकारी नहीं हूँ, एक मैं सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे उनका सिपाही हूँ। और सामाजिक चिंता का ऐसे टाइटल में लिख लेते हैं क्योंकि क्या है ना कि जब 20 साल की उम्र में ये सारी बातें जो लोगों को 60-70 साल में समझ में नहीं आती, समझ में आ गई आप। वो समझने के पीछे का रीज़न है ना। मैं सन 2012-14 में जब बबेरू आया तो उस समय मैंने आरएसएस ज्वाइन किया फर्स्ट टाइम। अच्छा। बहुत छोटा था। तो जब मैं वहाँ था तो जब आरएसएस से एक शाखा संचालित होती है, वो सरस्वती शिशु मंदिर से संचालित होती है, उस समय एक शाखा थी बबेरू में। मैंने इतनी मेहनत की कि मैं 4 शाखाएं लगा दिया, 5 शाखा हो गई बबेरू में। इसके बाद मैं विश्व हिंदू महासंघ के बाद विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, करड़ी सेना, गौरक्षा और लास्ट में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। और जब मोदी जी का कार्यक्रम चित्रकूट लगा था तब मैं उस कार्यक्रम में गया तो मुझको आरएसएस का अध्यक्ष, राष्ट्रगान वगैरह मुझे सब आता था। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि यार मुझे सब कुछ आने के बाद मैं इतना बड़ा हूँ, मुझे शाखा कारवा बनाए हुए है। और इतना छोटा लड़का भास्कर अग्निहोत्री उसको मुख्य शिक्षक बनाए। यानी यार मैं इतना बड़ा हो गया, उससे बड़ा हूँ मैं 5-7 साल का, और मुझे शाखा कारवा बनाए। और वो छोटा सा बच्चा एक विशेष वर्ग का उसको मुख्य शिक्षक बना दिए। वहाँ से मैंने सीखा कि यार मेरे साथ इतना बड़ा भेदभाव, कोई बात नहीं, सिलसिला चलता ही रहा। पहले कार्यकर्ता के रूप में रहा, फिर इसके बाद आया तो नगर मंत्री मुझे बनाया गया, फिर तहसील संयोजक बनाया गया जो उसका एक श्रेणी कम होता है। वहाँ भी मेरे साथ ऐसे भेदभाव हुआ। लास्ट में द एंड इतना सब कुछ करते करते मैं सन 2022 में विधानसभा चुनाव के बाद जब मैंने अपने महापुरुषों को जाना, पढ़ा, समझा, तो उस समय मैं कसम खाया सन 2022 में विधानसभा चुनाव पे कि अगर मैं 2012-14 में आरएसएस की शाखा बना सकता हूँ और हर उस संगठन में काम कर सकता हूँ जिसमें मुझे दुख हुआ इस बात को जानने के कि यार मैंने अभी तक अपने समाज को गर्त की ओर डालने का काम किया। लेकिन जब मैंने अपने महापुरुषों को पढ़ा। नहीं, ये बताओ, अभी जैसे बहुत कम उम्र है, हाँ। उधर से नाराज हुए तो इस तरफ चले आए। हाँ। मान लो इधर कोई चीज ठीक नहीं लगेगी तो फिर उधर चले जाओगे। नहीं, अब मजबूत हो जो गए। भी महापुरुषों को पढ़ लेगा अपने, जो महापुरुषों को यहाँ महापुरुषों को पढ़ के आए। हाँ, जो भी अपने महापुरुषों के इतिहास को पढ़ेगा तो मुझे नहीं, बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार, ओशो, इनको जो पढ़ लिया, अंधविश्वास, पाखंड, आडंबरवाद, ब्राह्मणवाद, वो इनको एकदम उधेड़ के रख देगा।
लोग अमूमन एक आरोप लगाते हैं कि पिछड़ा वर्ग जो है वो काबर ढो रहा है। वो देखिए एक वो दूर दिखाई दे रहे हैं आरडी प्रजापति, वो आडंबर की धज्जियां उड़ा रहे हैं, 60 साल से ऊपर होंगे। ये 20 साल के प्रजापति हैं, ये भी समझ करके पाखंड और आडंबर की धज्जियां उड़ाने इस तरफ चले आए हैं। एक और शख्स है, इनसे क्या नाम है आपका? हमारा नाम औसान सिंह यादव है। कहाँ के रहने वाले? मैं कानपुर का रहने वाला हूँ, बहुजन एकता सामाजिक संगठन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। कैसे इधर चले आए इस कार्यक्रम में आप? जिन महापुरुषों ने हमारे क्षेत्र में उनका जन्म हुआ, कानपुर की धरती पर जन्म हुआ, पेरियार ललई जी का और रामस्वरूप वर्मा जी का, जो अर्जक संघ जिन्होंने स्थापना की, उनका हमारी कानपुर की धरती पे ही जन्म हुआ। और उनको जब मैंने पढ़ा, मैं भी पूर्व पाखंडी हूँ। पूर्व पाखंडी क्योंकि आँख कब खुली? आँख हमारी खुली जब मैंने महापुरुषों को पढ़ा और कुछ अपने बड़े भाइयों को देखा। जैसे कि एक आप स्वयं मेरे लिए मेरे गुरु के समान हैं। मैंने आपको सबसे पहले मैंने आपको सुनना शुरू किया। सुनने के बाद मुझे आपकी बातों पे उतना भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं पाखंडी था। फिर मैंने जो आप कहते थे उस पर मैंने, क्योंकि इस समय गूगल है, गूगल बाबा सब कुछ बता देते हैं, मैंने पढ़ना शुरू किया। और पढ़ने में भी मैं अपने और भी ये जो सारे दोस्त सुन रहे हैं आपकी बाइट के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, पढ़ने में भी आपको ये देखना है कि उसमें कोई एंटीनाधारी वायरस का लिखा हुआ तो नहीं है। बिल्कुल सही है। अगर एंटीनाधारी वायरस को ये बात लिख रहा है तो वो आपके पक्ष में कभी नहीं लिख सकता है। तो इसलिए मैंने, अगर वायरस का कोई, मैं पहले उसमें देखता इसका लेखक कौन है। अगर लेखक मुझे वायरस मिल गया तो मैं उसको नहीं पढ़ने का प्रयास करता हूँ। मेरे जो बहुजन 85% में, जो बहुजन समाज में जो भी, अगर किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी वैज्ञानिक चेतना वाले व्यक्ति ने लिखा है अगर उसको, तो मैं उसको ध्यान से पढ़ता हूँ। और इस समय पूरी तरीके से पाखंड से मुक्त हैं? पूरी तरीके से पाखंड से मुक्त हूँ। और मैंने प्रण कर लिया, मेरी दुकान पे कभी मौका मिलेगा तो आप आइएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरी दुकान में भी हनुमान के नाम से पोस्टर लगे थे, मैंने उनको उखाड़ा नहीं। और जो देवता रखे थे जिनकी मैं अगरबत्ती लगाता था सुबह शाम, उनको मैंने कम से कम 3 साल तक पन्नी में भर के वहीं कोने में रखा, दुकान के पन्नी में भर के कोने में रखा है। कोई अनिष्ट तो नहीं हो गया? अरे अनिष्ट कैसे होगा, मेरी दुकान पहले से ज्यादा चलने लगी। और मेरा 5 रुपए जो बचता है फूल का, उस समय अब तो पुड़िया 10 की हो गई है, जो 10 रुपए फूल का बचता है वो 10 रुपए बच्चों के दूध काम आता है, अगरबत्ती का पैसा बचता है। और जो मैं 10 मिनट, अब पता चला कस्टमर आया हमारे पास, मैंने दुकान खोला, मैं तो लगा हूँ अगरबत्ती हिलाने में, कस्टमर को है जल्दी उसको जाना है तो चला गया। नुकसान हुआ कि फ़ायदा हुआ, ये सोचना तो हम सबको, सभी को चाहिए। क्योंकि आपकी श्रद्धा है, आप पाखंडी हो तो आप तो लगे हो अगरबत्ती हिलाने में कि भगवान न रूठ जाए। अरे भगवान को मनाने के चक्कर में आपका धन जा रहा है। अगर वो 100 रुपए की चीज लेगा, 10 रुपए आपको बचेंगे, वो 10 रुपए तो आपके गए। ये तो समझ में आ गया कि आप पाखंड मुक्त हो गए। पाखंड मुक्त होने से इस रैली का क्या संबंध है? चंद्रशेखर भाई से क्या लगा हो गया? चंद्रशेखर भाई से एक लगा हो गया। मैंने बहुत सी पार्टियां देखी, बहुत सी संगठन देखे मैंने, और भी कई लोग संगठन बनाए हुए हैं। जैसे कि एक विजय कुमार आज़ाद जी हैं, वो भी यहीं से काफ़ी होके गए हैं, वो भी संगठन बनाए, उनके कार्यकर्ताओं को देखा। और उन कार्यकर्ताओं में और भाई के कार्यक्रम में बहुत बड़ा ज़मीन आसमान का अंतर है। मैंने ये देखा कि बहुत से ऐसे संगठन हैं जो बाबा साहब को तो मानते हैं, लेकिन बाबा साहब की नहीं मानते हैं। बात मंचों पे आके कहेंगे कि ये बहुजन विचारधारा के फॉलो करो, जात पात तोड़ो, समाज जोड़ो। भाई बात करते हैं भाईचारा की। इसलिए मैं भाई से इतना प्रभावित हूँ कि अगर भाई के ऊपर कोई समस्या, और मैं बांदा भी गया था, बांदा में भी मैंने बाइट दी थी। बाबा साहब की बदौलत हम लोग जो इस मुकाम तक पहुँचे हैं, उस मिशन को लेके भाई चल रहे हैं। मानवर साहब का जो विजन था, जो उनका प्रण था कि हमारे समाज का उत्थान कैसे हो, उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत संघर्ष किया। मैंने मानवर साहब को पढ़ा हुआ है, रोटी रख के चलते थे, साइकिल से चलते थे झोले में, और उन्होंने मिशन को आगे बढ़ाया। भाई ने भी उसी कदम पे उनके कदमों पे चलते हुए, मतलब गोली तक सीने में खाई, जेल गए, सब कुछ किया, मतलब अपनी जान की परवाह न करते हुए, समाज की परवाह करते हुए, समाज को देखते हुए उन्होंने समाज के उत्थान के लिए आज भी काम कर रहे हैं। आज भी उन्होंने रैली से एक संदेश दिया कि जिस प्रकार से बाबा साहब के 4 बच्चे कुर्बान हो, अगर हमारे भी परिवार पे कोई समस्या आती तब भी मैं बहुजन समाज के लिए हमेशा समर्पित रहूँगा, खड़ा रहूँगा। तो अब मैंने भी यहाँ से सीख एक ली है ये, और मैं अपने घर में भी बता चुका हूँ। लेकिन माँ होती है, दर्द रहता है दिल में, क्योंकि इकलौता बेटा मेरा इस मिशन पे जा रहा है। मोदी, गांव में लोग होते हैं भड़काने वाले कि मोदी उस फला के साथ ऐसा कर दिया, फल दिखा के जेल चला जाएगा, ये हो जाएगा। तो मैंने अपनी माता से बोल दिया है कि अगर मैं मारा भी जाऊँगा
तो मेरी मौत वो मौत नहीं होगी, मुझे शहीद का दर्जा मिलेगा। बाबा साहब के मिशन के लिए मैं शहीद हो जाऊंगा। क्या परिचय है आपका? गोरेलाल प्रजापति, प्रदेश सचिव अच्छा, सतना। मैंने नाम सुना था मन जी, से आपका, जी, दो बार जी, नाम जी। लिया गया। पार्टी में कब से जुड़े हैं? पार्टी में 2 साल हो गया 2 साल। और पहले हम बहुजन समाज पार्टी में थे। विचारधारा यही थी, लेकिन बहन जी की भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये लगा कि बहन जी हमारी सियानी हो गई हैं, हमारी सियानी हो गई। पूजनी, हाँ पूजनी है, हम उनका सम्मान करते हैं। कहीं ना कहीं एक दिन सबको सियाना होना है। हमारी बहन जी कहीं ना कहीं थोड़ा सियानी हो गए, तो हम लोग भाई अब आए हैं। पहले हमारी बहन थी, अब भाई आ गए हैं, तो हम लोग भाई के साथ में आ रहे हैं कि देश का कल्याण हो, संविधान का कल्याण हो, लोकतंत्र का कल्याण हो, इसलिए हम भाई के साथ में आए हुए हैं। संयोग से आपसे पहले भी बाइट कर रहा था प्रजापति थे, फिर बाइट कर रहा था यादव हैं, कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भी यादव हैं। मैं बार बार ये समझने की कोशिश इसलिए करता हूँ जब मैं मंचों पे जाता हूँ, नीरज भाई अपने समाज को समझाइए। हालांकि बहुजन महापुरुषों ने कभी जाति देख करके काम नहीं किया, फिर भी लोगों के अंदर टीस रहती है। तो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप पिछड़े वर्ग से हैं, क्या वास्तव में पिछड़े वर्ग जाग रहा है या अभी भी काबड़ हो रहा है? अभी हम सबसे पहले जो कार्यक्रम का उद्देश्य आए थे, अभी तो हम बाबा साहब को महापरिनिर्वाण दिवस में उनको नमन करते हैं, सत नमन करते हैं। इसके बाद शुरुआत करते हैं जो जगाने की बात है। देखिए, हम लोग अंधभक्त थे, पाखंडवाद थे बहुत ज़्यादा। हमने मंदिर भी बनवाया शंकर जी का, क्योंकि जो नशा था, वो नशा की जो हम लोग को चाहिए नशा, वो नशा हम लोग को दूर हुआ। जब हमने बाबा साहब को पढ़ा, मानवर साहब को पढ़ा, पेरियार साहब को पढ़ा, तो नशा ऐसे दूर हो गया कि बिल्कुल डर खत्म हो गई। हम लोग निश्चित रूप में अब 24 कैरेट वाले आ गए हैं। हम 24 कैरेट वाले हैं, कोई हमारे पास नहीं। बाबा साहब के अलावा, मानवर साहब के अलावा, पेरियार साहब कुछ नहीं दिखता है, बुद्ध के अलावा कुछ नहीं दिखता, कबीर के अलावा कुछ नहीं दिखता। दिन रात हमें लिखता है। जैसे आप तो निकल आए जी, समाज में क्या माहौल है? कम से कम 10 से 15% एक्सेप्ट कर रहे हैं लोग। जी, 15%। हम लोगों के आने से, हमारे सिद्धार्थ भाई के आने से, हमारे विक्रम भाई के आने से बहुत प्रभाव। आप लोग भी पिछड़े वर्ग से हैं? जी, आप नहीं, मैं अनुसूचित जाति से। क्या नाम है? सिद्धार्थ नालंदा। सिद्धार्थ नालंदा क्यों लिखते हैं? जी, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की जी के बचपन का नाम, और नालंदा जो है एंशियंट मोस्ट यूनिवर्सिटी। और हमारे पिताजी सुखलाल कुशवाहा जी के राजनीतिक गुरु रहे, मूवमेंट में जुड़े रहे, तो 1985 में ही बौद्ध धर्म की दीक्षा ले लिए थे। नाम से तो क्लियर हो रहा है कि जागरूक आपका परिवार रहा है। जी सर। स्वाभाविक है। तो पार्टी किससे कब से जुड़े हैं? सर 2018 से ही। 2018 से जुड़े हैं? जी सर। इतना लंबा समय हो गया आपको, क्या उम्मीद है कि यहाँ पर से कुछ परिवर्तन होगा या फिर ये भी पार्टी अन्य पार्टियों की तरह ही? नहीं सर, जो है तो जहाँ तक जो है तो देखने को मिला, बाकी पार्टियों की जिस तरह गाइडलाइन है और हमारी पार्टी की जो गाइडलाइन है, तो जो रुका हुआ मूवमेंट था बहुजन समाज पार्टी का, तो उसको कहीं ना कहीं 1585 के फार्मूलों को लेकर आगे बढ़ाने का काम लग रहा है। हाँ, लग रहा है कि सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का जो रुका हुआ मानवर साहब का कारवा है, उसको आगे बढ़ाने का काम निश्चित तौर पर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ही करेगी। आपका क्या परिचय? मेरा नाम एडवोकेट विक्रम सूर्यवंशी है। विक्रम सूर्यवंशी। कहाँ से हो आप? मैं मैहर जिले से हूँ, भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष। अच्छा, भीम आर्मी जिलाध्यक्ष हैं अभी जी, वर्तमान। जी। कितने सालों से? अभी मैं सन 2018 से जुड़ा हुआ हूँ। पहले ग्राम सचिव था, फिर धीरे धीरे कार्य के आधार पर। क्या लगता है आपको कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी केवल मुकदमे लगवाती है कि लड़ाई भी लड़ती है? नहीं, वास्तविकता में अगर देखा जाए तो यदि जमीन की अगर कोई लड़ाई लड़ता है SC ST OBC की, तो भीम आर्मी लड़ती है। और आए दिन पूरे देश, मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अंदर मूल निवासी 85% बहुजन समाज के ऊपर जहाँ कहीं भी अन्य अत्याचार होता है, तो सर्वप्रथम भीम आर्मी आवाज़ उठाने का काम। अच्छा, ये तो देखो पार्टी के पदाधिकारी हैं, जिलाध्यक्ष हैं, ये तारीफ करेंगे, बाकी लोगों का क्या मानना है? भीम आर्मी लड़ाई लड़ती है? लड़ती है। अच्छा, एक चीज़ और समझना चाहते हैं कि अभी जैसे ही वीडियो पढ़ना शुरू होंगे, अभी तुरंत आएगा हेलीकॉप्टर से कैसे आ गए, एक रैली कैसे हो गई, तो पैसा कहाँ से आया? सर ये जो है तो हम लोग सर, मैं मजदूरी करता हूँ और मजदूरी कर कर जो है तो हमको जो है तो सहयोग हम लोग प्रदेश के मतलब कोने कोने से, गांव गांव से जो है तो उगाते हैं। आपको कोई पैसा दिया कार्यक्रम में आने के लिए? पता नहीं, पता नहीं। अपना सीधे साल से नहीं, सीधे तो हैं। कोई पैसा दिया क्या आपको यहाँ रैली में बुलाने के लिए? अपने मन से आए हो? अपने मन से आए। मन से आए, कोई पैसा नहीं दिया? नहीं दिया, कोई पैसा ही नहीं। कहाँ से चले आए? कठौंदा से। किसको सुनने आए थे? वो अच्छा, इनको सुनने आए थे। कैसा लगा भाषण उनका? बड़ी टॉप लगा है, बढ़िया टॉप। नेता तुम जय चुनेंगे, हम जय चुनेंगे? जय चुनेंगे। नीरज भैया, जो बीमारी है, आप वो बीमारी की दवा है। हमारे नीरज भाई क्या है, जिस अंधविश्वास, पाखंडवाद, काल्पनिक कहानियों का दवा है, उसी तरह हमारे चंद्रशेखर भाई देश के लिए दवा है। राजनीतिक, हाँ, राजनीतिक दवा है, सामाजिक दवा है। उन्होंने समता, बंधुत्व, भाईचारा के लिए, और देश मुझे लगता है राजनीतिक भाषण से ज्यादा सामाजिक भाषण ही देते बिल्कुल हैं। सामाजिक भाषण। देश में समता आए, बंधुत्व आए, भाईचारा आए, नारा भी है, संविधान बचाओ भाईचारा बनाओ। तो भाई हमारे जो देश के लिए लड़ रहे हैं, वो जन जन को, हम बहुजन समाज को, इस देश के 90% लोगों को चाहते हैं बहुजन भाई के साथ जुड़ें। देश का निश्चित रूप में कल्याण होगा। जब देश का कल्याण होगा, व्यक्ति का कल्याण होगा, व्यक्ति का कल्याण होगा, देश कल्याण होगा। निश्चित रूप में नीरज भाई, हम लोग आपको बहुत देखे। मैं एक पत्रकार हूं, इसलिए अपने दर्शकों से कोई बात छुपाता नहीं हूं। निश्चित तौर पर चंद्रशेखर भाई और मेरे बीच में भाई जैसे संबंध हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है।
उस संबंध होने के पीछे भी एक वजह है, क्योंकि मैं जब इनकी रैलियां देखता हूं, इनके कार्यक्रमों में जाता हूं, तो जिस बहुजन कॉन्सेप्ट की बात मैं वीडियो में करता था, अपने भाषणों में करता था, निश्चित तौर पर उसी राजनीति को, उसी नीली क्रांति को फिर से उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कहीं पर जमींदोज हो गई या फिर से मनुवाद और सामंतियों के चरणों में गिर गई। ये मैंने चुना नहीं, इन लोगों को संयोग से जो लोग मिल जा रहे हैं, उन लोगों में से प्रजापति भी मिल रहे हैं, सहयोग से उन लोगों में विश्वकर्मा भी मिल गए, मुझको यादव भी मिल गए, कार्यक्रम आयोजक यादव हो गए, उनको राष्ट्रीय कोर कमेटी में ले लिया, ये भी प्रदेश अध्यक्ष भी हमारे आ गए। तो कुल मिलाकर के एक बहुजन कॉन्सेप्ट बनता हुआ दिख रहा है। परिणाम इसका क्या होता है, वोट बैंक में कितना तब्दील होता है, ये सब यहाँ की टीम और यहाँ के नेतृत्व जाने। मैं तो पार्टियां जो है ये हमारे जिलाध्यक्ष मैंने बनाया है इनको, बड़ी इनकी मतलब मेहनत है, बेलदारी करते हैं बेचारे, बेलदारी करते हैं, मजदूर है। और 5,000 रुपये भेजे। सोचिए आप कितना खून पसीने की मेहनत से कोई नेता डेवलप होता है। जितना इन लोगों की जिम्मेदारी है, उतनी ही जिम्मेदारी मेरे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की भी है कि वो समझें कि आखिर कैसे लोग रैलियों की व्यवस्था कर रहे हैं। जिस समय वो ताकत में हैं, वास्तविक मूल्यांकन उसी समय होता है। मैं जिस तरीके से निष्पक्षता से अभी बात करता हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अगर चीज़ें बदलेंगी तो आलोचना भी उतनी ही जिम्मेदारी से करूंगा। बाकी देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।